Good morning, everyone. My name is Deepak Mahajan, and you are currently watching the weekly session of current affair on the YouTube platform of Delhi Career Group. आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम कवर अप करेंगे 19th ऑफ दिसंबर से लेके 25th ऑफ दिसंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर रहने वाले हैं आज के, ये आपके हर एग्जाम, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ये करंट अफेयर्स जो है ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन ऑफ करंट अफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिसंबर 19 इज ऑब्जर्व्ड एज द गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे को मनाया गया 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हो गया था पोर्तुगीज से। हमारा एक ऑपरेशन चला था इंडियन आर्मी का, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय के सक्सेसफुल होने के बाद पोर्तुगीज को इंडिया से निकाला गया, और उसके बाद से इंडिया जो था, गोवा जो है, वो इंडिया के एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बाहर आया, और कुछ टाइम बाद इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। तो अभी गोवा जो है हमारे इंडिया की एक फुली फ्लेज्ड स्टेट है। बात करें थोड़ा सा इतिहास की, देखें थोड़ा सा हिस्ट्री अगर गोवा की देखें तो, और पोर्तुगीज की, तो पोर्तुगीज सबसे पहले इंडिया में आए थे 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में अपनी एक शिप्स में, 3 शिप्स थी उनकी, उनमें आते हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए मेनली। उसके बाद ट्रेड करने के बाद धीरे धीरे करके वहां के कुछ गवर्नर आते हैं, और कुछ वहां से गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। इसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट से 1510 में ये बीजापुर के सुल्तान हुआ करते थे। उस वक्त बीजापुर के जो सुल्तान थे उनका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह को हरा के इन्होंने गोवा को फर्स्ट टाइम, इंडिया कोई ऐसी टेरिटरी थी जो किसी यूरोपियन पावर के पास गई थी, वो थी गोवा। 1510 में गोवा इंडिया की फर्स्ट ऐसी टेरिटरी थी वो जो कि किसी यूरोपियन पावर के पास गई थी। उसके बाद 1530 में थर्ड जो पोर्तुगीज गवर्नर थे नीनो दा कुना, उनके टाइम पीरियड पे इसको हेडक्वार्टर या फिर पोर्तुगीज की कैपिटल बनाया गया। बात करेंगे पोर्तुगीज की और हिस्ट्री की, तो लगभग 1662 में एक शादी होती है, एक मैरिज होती है किस किस के बीच में। पोर्तुगीज एक प्रिंसेस थी, प्रिंसेस का नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, और इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन फोर। उन दोनों के बीच में शादी होती है। उन दोनों की मैरिज के बाद पोर्तुगीज के पास एक लास्ट इंपॉर्टेंट होल्ड बची थी इंडिया में, बॉम्बे। तो उस बॉम्बे को एज अ डोरी या फिर एज अ दहेज वो किसको देते हैं, ब्रिटिशर्स को दे देते हैं, और उसके बाद लिटरली पोर्तुगीज इंडिया से खत्म हो जाते हैं। पोर्तुगीज का इंडिया में कुछ एक जगह में कब्जा था, छोटे छोटे आइलैंड थे इनके पास, जिसमें से गोवा एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर उनका था। फाइनली जाके 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद पोर्तुगीज को कहां से निकाला गया, गोवा से निकाला गया। तो टिल बोल सकते हैं कि 1510 से लेकर 1961 तक गोवा में जो रूल कर रहे थे वो पोर्तुगीज रूल कर रहे थे मेनली। उसके अलावा किसी और ने रूल नहीं किया इस टाइम पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड प्रशासन गांव की ओर कैंपेन अंडर गुड गवर्नेंस वीक 2022। तो बात करें गुड गवर्नेंस वीक कब मनाया गया, तो गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है 19 टू 25 ऑफ दिसंबर 2022 को से। तो इस वाले वीक में क्या होगा, एक नई स्कीम लॉन्च की है प्रशासन गांव की ओर। इस वाली में क्या होगा कि आप देख रहे हो, प्रशासन का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी या फिर हमारा जो सिस्टम है इंडिया का। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेंगे, जिनको हम डीसी या डीएम के नाम से जानते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे, कैंपेन चलाएंगे। इस कैंपेन में लगभग 300 के करीब सर्विसेज है उनकी होम डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा वो पंचायत में जाएंगे, तहसील में जाएंगे, और जितने भी ब्लॉक्स हैं वहां सब पर विजिट करके लोगों से पूछताछ करेंगे या फिर इंक्वायरी करेंगे कि जितने भी सारे काम है या गवर्नेंस में कोई कमी तो नहीं आ रही कहीं भी। अगर कोई कमी है तो उस चीज को सुधारने की कोशिश की जाएगी। इसके बीच में लोगों से ग्रीवेंसीज भी सुनी जाएंगी, जिनको हम नॉर्मली जनमंच बोलते हैं। तो जनमंच भी ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, करवाए गए हैं कहीं पर, और मेनली इनके हेड कौन रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है। ठीक है, तो ये नई स्कीम लॉन्च की प्रशासन गांव की ओर। नेक्स्ट, सिंडी हुक नेम्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 2032 की अगर बात करें तो ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं,
ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 में ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स होंगे। बात करें तो अभी 2024 के ओलंपिक्स आने वाले हैं। 2024 के जो ओलंपिक्स हैं वो होने वाले हैं पेरिस में। उसके बाद 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो होने वाले हैं यूएसए में, यूएसए में होंगे। और उसके बाद 2032 के जो ओलंपिक्स है वो होंगे कहां पर, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। तो अमेरिका की एग्जीक्यूटिव है सिंडी हुक, इनको फर्स्ट सीईओ बनाया गया ओलंपिक ऑर्गेनाइज कमेटी का। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन जुलाई लास्ट ईयर डिसाइडेड टू होस्ट दी 2032 गेम्स इन ब्रिस्बेन। लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि ब्रिस्बेन में होंगे ये। ऑस्ट्रेलिया हैज ट्वाइस प्रीवियसली होस्टेड द समर ओलंपिक एट मेलबोर्न इन 1956 एंड सिडनी इन 2000। तो समर ओलंपिक पहले 2 बार ऑर्गेनाइज हुए यहाँ पर, 1956 में और सिडनी में हुए थे 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट 63rd सेशन ऑफ द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी इनॉग्रेटेड इन लखनऊ। तो 63rd सेशन हुआ किसका, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी का। बात करें इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी क्या है, तो 1919 में बनी ये कमेटी का काम होता है कि इंडिया में हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं या फिर जो भी करंट रिकॉर्ड है उन सारे रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करना, ये प्रिजर्व करना, ताकि वो कल को हिस्ट्री जानने में या हिस्ट्री को समझने में ज्यादा आसानी रहे या फिर समझना ज्यादा अच्छे से हो सके। द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी इज एन ऑल इंडिया फोरम, ऑल इंडिया फोरम है ऑफ क्रिएटर्स, कस्टेडियंस एंड यूजर ऑफ रिकॉर्ड्स which was set up in 1919 to advise the government of India on all issues connected with the management of records and their use for the historical research। अब 1919 में बनी थी, तो उस वाले टाइम पीरियड से पहले जितने भी रिकॉर्ड थे उन सबको प्रोटेक्ट करना, और उसके बाद के। तो हम देखें कि अगर मान लो 1920 में कोई रिकॉर्ड प्रोटेक्ट किया गया होगा, कोई रिकॉर्ड रखा गया होगा, तो आज हमारे लिए वो हिस्ट्री है। ठीक है, तो जैसे ही आज के कोई रिकॉर्ड है उनको अगर वो प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, तो आने वाले 100 ईयर बाद हमारे वाला जो टाइम पीरियड है उसको भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा, उसको भी हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वाली ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, क्रिएट करना, कस्टडी करना और रिकॉर्ड को संभाल के रखना। IHRC इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड कंप्राइजेज 134 मेंबर, टोटल 134 मेंबर हैं इसके, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर इसके हेड है। बात करें अभी हमारे प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है, तो वो है जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कल्चर। नेक्स्ट, द फिफ्थ स्कॉर्पिन सबमरीन वागीर of Project 75 Kalvari class submarine was delivered to the Indian Navy by the Mazagon Dock Shipbuilder Limited MDL मुंबई। तो एक हमारा प्रोजेक्ट है, नाम है उसका प्रोजेक्ट 75 कलवारी क्लास सबमरीन, ये पूरे प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें जो फिफ्थ सबमरीन थी वागीर, उसको डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को। बनाने वाली कंपनी कौन है, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर। बात करें कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो आपको पता है कि इस साल पिछले लास्ट ईयर जो थे हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए इंडिपेंडेंस को, तो इसलिए हमारी मेन जो थीम थी वो थी आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, उसमें एट द रेट 75 एक्चुअल जगह आपने पढ़ा होगा, तो 75 का मतलब क्या है, 75 ईयर हमारे इंडिपेंडेंस को हो गए। तो इसमें एक नया चलाया गया प्रोजेक्ट 75, इसमें 6 सबमरीन बनानी थी, किसकी, कलवारी क्लास सबमरीन बनानी थी। तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या अभी तक बन चुका है और कौन कौन सी सबमरीन अभी बनने को तैयार है। प्रोजेक्ट 75 इंक्लूड इंडिजिनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन ऑफ स्कॉर्पिन डिजाइन, स्कॉर्पिन डिजाइन की 6 सबमरीन बनेंगी। These submarines are being constructed at Mazagon Dock Shipbuilder Limited MDL Mumbai under collaboration with मिस नेवल ग्रुप फ्रांस, फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन की है इन्होंने। अंडर प्रोजेक्ट 75 INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करांच, INS वेला हैव बीन कमीशनड। इससे पहले 4 कमीशन हो चुकी हैं। इन अप्रैल 2022 मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर लॉन्च दी 6th स्कॉर्पिन सबमरीन बागशीर ऑफ प्रोजेक्ट 75। तो ये अभी कमीशन होना रहती है, ये 4 ऑलरेडी हो चुकी हैं, INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करांज एंड INS वेला। वागीर लॉन्च हो चुकी है, वागशीर अभी लॉन्च होगी। तो ये टोटल 6 सबमरीन है, इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी कैटेगरी की है, स्कॉर्पिन डिजाइन है इनमें और कलवारी क्लास सबमरीन। ठीक है, नेक्स्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की इन्होंने, प्रोग्राम लॉन्च किया। नाम क्या है इसका, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी।
फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम है, अंडर विच बुक्स वुड बी डायरेक्टली गिवन टू दोज हु आर अनेबल टू एक्सेस स्टेट रन लाइब्रेरी। तो कई पर्सन को डायरेक्टली डिलीवर की जाएंगी, डायरेक्टली बुक्स दी जाएंगी उन पर्सन को जो कि लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर पा रहे किसी वजह से, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, या बाकी जो भी पब्लिक लाइब्रेरी है उनका किसी और रीजन से अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम के अंदर उनको डायरेक्टली डिलीवर की जाएंगी बुक्स। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटीज मिशन। Ministry of Housing and Urban Affairs has won the Platinum Icon in the Digital India Awards 2022। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए गए 2022, इनमें प्लैटिनम आइकन मिला किसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को। किस स्कीम के लिए? स्कीम का नाम है डाटा स्मार्ट सिटीज, एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डाटा। ये इनकी एक प्रोग्राम था, एक इनिशिएटिव था, जिसमें ये था कि जितनी सिटीज हैं उन सबको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटली या बाकी किसी तरीके से, जिसको बोला जा रहा है डाटा स्मार्ट सिटीज। द अवार्ड वाज अनाउंस्ड अंडर द डाटा शेयरिंग एंड यूज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी। तो ये कैटेगरी में थे, इसमें ये जो मिशन था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसके लिए इनको क्या दिया गया? प्लैटिनम आइकन अवार्ड दिया गया। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में। नेक्स्ट, स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा इन न्यू दिल्ली। कल्याणी फेरेस्टा इंडिया की पहली ऐसी स्टील है या फिर ऐसी ब्रांड है जो कि ग्रीन स्टील बनाएगी। अगर बात करें कि ग्रीन स्टील, तो कलर से इसका कोई लिंक नहीं है कि ग्रीन क्या है। ग्रीन वर्ड जहां भी यहाँ पर आएगा करंट अफेयर में, तो मतलब डायरेक्टली लिंक इसका कहां पर है, किसके साथ है? इसका लिंक है एनवायरमेंट के साथ। ग्रीनरी मतलब एनवायरमेंट, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को हेल्प करेगा, ये वाला हेल्प करेगा, या फिर जितना एनवायरमेंट को डिग्रेड पहले किया जाता था उससे कम। ग्रीन जहां भी वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो एनवायरमेंट को हेल्प कर रहा है, या फिर पहले जितना नुकसान पहुंचा रहा था उससे नुकसान अब क्या करेगा? कम पहुंचाएगा। दोनों इनिशिएटिव में क्या होगा? हमारे एनवायरमेंट की हेल्प ही रहेगी। डिग्रेड हो सकता है, लेकिन पुराने के मुकाबले हम ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ग्रो करेंगे। तो इसमें क्या है, ये जो स्टील है, नॉर्मली स्टील को बनाने के लिए कोल का यूज किया जाता था, फॉसिल फ्यूल का यूज करता था। तो इसमें बोला गया जो ग्रीन स्टील होता है वो नॉर्मल या ट्रेडिशनल जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसका यूज लिमिटेड कर देता है, और बाकी कोई और इलेक्ट्रिसिटी होगी, बाकी जितने भी यूज है एनर्जी सोर्सेज है, उनका यूज ज्यादा से ज्यादा करता है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टील हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द पुणे बेस्ड स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लिविंग जीरो कार्बन फुटप्रिंट इन द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में जीरो कार्बन फुटप्रिंट रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल्याणी फेरेस्टा। नेक्स्ट, एज पर ओयो's बुकिंग डाटा एनालाइज बिटवीन अगस्त टू अक्टूबर 2022, वाराणसी मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस डेस्टिनेशन। वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश को मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन, रिलीजियस डेस्टिनेशन माना गया कि सबसे ज्यादा जो बुकिंग होती है किसी रिलीजियस डेस्टिनेशन में, तो वो सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं वाराणसी में, ओयो के मुताबिक। ठीक है, बाकी बात करें और कौन कौन से स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, इसमें है तिरुपति। तिरुपति जो है वो है आंध्र प्रदेश में, तिरुपति बालाजी। पुरी है उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी टेम्पल है वहां का काफी फेमस। अमृतसर, अमृतसर है पंजाब में, पंजाब में के गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। मथुरा, मथुरा तो आपको पता है, मथुरा उत्तर प्रदेश। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में। एंड मदुराई जो है वो है तमिलनाडु में। तो ये सारी जगह रिलीजियस पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसके अलावा वाराणसी के अलावा ये काफी जगह हैं जो फेमस पाई गई ओयो के मुताबिक। द मोस्ट पॉपुलर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ द कंट्रीज जोन। कंट्री को अगर जोन में डिवाइड कर दे, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, तो सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो नॉर्थ जोन में देखने को मिले। दूसरे नंबर पर देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में, और उसके बाद आते हैं वेस्ट इंडिया एंड ईस्ट वाली साइड को सबसे कम। ईस्ट में मेनली उड़ीसा है, पुरी। ठीक है, बाकी आप देखोगे अमृतसर नॉर्थ में है, हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड में है, ऋषिकेश भी उत्तराखंड में, ऋषिकेश उत्तराखंड, हरिद्वार भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नॉर्थ, अमृतसर। तो मैक्सिमम देखोगे, मैक्सिमम सारी सिटीज जो है या तो नॉर्थ में है, और उसके बाद शिरडी हो गया, शिरडी महाराष्ट्र में है। शिरडी की बात करो, शिरडी भी महाराष्ट्र में है। तो ये सारी जो डेस्टिनेशन है साउथ में। ठीक है, नेक्स्ट, सेथरिछम संगतम वॉज अवॉर्डेड। सेथरिछम संगतम ये पर्सन है, वॉज अवॉर्डेड दी फर्स्ट रोहिणी नायर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग
कंट्रीब्यूशन टू दी रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसलिए इनको रोहिणी नायर प्राइज दिया गया। फर्स्ट टाइम ये वाला प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। बात करें किस चीज के लिए दिया जाता है, तो डॉक्टर रोहिणी नायर जो थी वो पहले हमारी प्लानिंग कमीशन के एडवाइजर भी रह चुकी हैं, एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट भी थी, और जिन्होंने लोगों के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए काफी काम किए थे। तो उनकी डेथ होगी 2021 में। तो उनकी डेथ के बाद ये वाला प्राइज उनकी फैमिली मेंबर्स ने शुरू किया, जिसमें जो प्राइज दिया जाता है 40 इयर्स और इसके नीचे वाले जितने लोग हैं उनको दिया जाएगा। इसमें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी वो प्रेजेंट करते हैं। द प्राइज विल बी गिवन आउट एनुअली बाय द नायर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस, या तो सोशल पर्पस होगा या इकोनॉमिक पर्पस रहेगा, सेटअप टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर बात करें सेथरिचम संतम, तो इन्होंने इनका एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव का नाम है बेटर लाइफ फाउंडेशन। इनिशिएटिव का नाम है बेटर लाइफ फाउंडेशन। इस इनिशिएटिव के अंदर, इस इनिशिएटिव में बेटर लाइफ फाउंडेशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अराउंड 1200 फार्मर्स की हेल्प की। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, अगर उनकी वेस्ट लैंड थी, उस वेस्ट लैंड को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए और परमानेंट फार्मिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने, वहां नागालैंड से बिलोंग करते हैं, तो नागालैंड के कुछ एक जो फार्मर्स है, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं मैं, जो वहां के जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प की इन्होंने काफी, जिसके बाद जो फार्मर्स है, फार्मर्स की एवरेज प्रोडक्टिविटी 3 गुना तक ज्यादा देखी गई। इनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए पहला जो रोहिणी नायर प्राइज था वो इनको दिया गया, सेथरिचम संतम। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली टू होस्ट 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप फ्रॉम मार्च 28 टू अप्रैल 2। तो 28 मार्च से लेके 2 अप्रैल 2023 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इंडिया होस्ट करेगा। इनको जो नोडल एजेंसी है वो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। इन्होंने अनाउंस किया था, डेट्स अनाउंस की, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। तो प्लेस डिसाइड हुआ न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में होंगी कब से कब तक, मार्च 28 से अप्रैल 2। नेक्स्ट, प्यूमा। प्यूमा आप सबको पता है, ब्रांड है शूज की, क्लोथ की, वीरिंग की, नॉर्मली प्यूमा ब्रांड है इंडिया की। प्यूमा इंडिया हैज रोब्ड इन बॉलीवुड एक्टर एंड एंटरप्रेन्योर अनुष्का शर्मा एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अनुष्का शर्मा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग अ वन ऑफ इट्स काइंड म्यूजिकल इवेंट डांस टू डीकार्बनाइज एट नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में एक फंक्शन या फिर एक इवेंट होने वाला है, ठीक है, जिसका नाम है डांस टू डीकार्बनाइज। इसमें आप देखोगे कि फ्लोर के ऊपर डांस करेंगे और फ्लोर में डांस करने के बाद जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी डांस के बाद, जो फ्लोर के मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, उसका यूज किसमें किया जाएगा, टू चार्ज द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एक नया इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन थोड़ी हद तक कम हो, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए भी इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC हैज गिवन $400 मिलियन लोन टू SDFC टू बूस्ट ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। तो IFC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक लोन दिया अपने को $400 मिलियन का SDFC को, ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं IFC क्या है। तो IFC जो है वो क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बात करें वर्ल्ड बैंक क्या है, तो 1946 में एक ग्रुप बना था आफ्टर दी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि 2 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनी वर्ल्ड लेवल पे। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक, दूसरे को हम IMF के नाम से जानते हैं। इन दोनों की फॉर्मेशन 1946 में होती है और इनका जो हेड क्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में दोनों का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अभी 5 मेंबर है टोटल। सबसे फर्स्ट है
IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड है IFC, फुल फॉर्म यहां पर देके रखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है। तीसरा है ICSID, तीसरा है ICSID इंटरनेशनल क्रेडिट इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये जो ब्रांच है ये इंडस्ट्रियल या इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करवाती है। एक है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये जो लोन प्रोवाइड करवाती है ये डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करवाती है मेनली। और जो फिफ्थ ब्रांच है वो है MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन। इसका मेन काम है, एक टाइप की ये बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है इन्वेस्टमेंट को लेके, ताकि जो इन्वेस्टर हैं या जो लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा है, उनके लिए एक टाइप की इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। तो 5 ब्रांच होगी, IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन। टुगेदरली ये जो 5 ग्रुप हैं, 5 जो ब्रांचेस है, इनको ओवरऑल क्या बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक अकेले में कोई नहीं है, वर्ल्ड बैंक के ये 5 मेंबर है। उसमें से IFC जो है, इसने क्या किया? इसने लोन दिया HDFC को, किसके लिए? ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड has been shortlisted for the Oscars, the first ever movie to do so from the country। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान की जो मूवी है जॉयलैंड, उसको पहली बार नॉमिनेशन हुआ उनके इतने इतिहास में, 76 ईयर के हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान की कोई जो मूवी है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश रेजिडेंट सानिया मिर्जा ये इन्होंने NDA क्रैक किया पहली बार। जो भी NDA की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, NDA क्लियर किया उन्होंने। और इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट बनने जा रही हैं ये। सानिया मिर्जा इज गोइंग टू बी द कंट्रीज फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट आफ्टर क्रैकिंग द NDA एग्जाम। ठीक है। द डॉटर ऑफ अ टीवी मैकेनिक, इनके जो पापा थे वो टीवी मैकेनिक थे, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, विल ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट इन द नेशन। तो इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फाइटर बनेगी ये। तो जो भी तैयारी कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, लड़के जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो इनसे थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए, थोड़ा सा अपना टाइम ज्यादा डिवोट कीजिए, क्योंकि ये जो एग्जाम आने वाला है, फॉर्म एग्जाम के निकल चुके हैं, एग्जाम का फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद अपने जो लास्ट के ये 2-3 महीने रहते हैं आपके, इसमें जितनी कोशिश हो सके, जितनी तैयारी हो सके उतनी तैयारी कीजिए, क्योंकि जितनी तैयारी करोगे उतनी कम है। ठीक है। जितना करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि अभी प्री निकल जाए आपका तो बाद में SSC और मेडिकल के एग्जाम में भी ये वाले मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं। इसलिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत तैयारी करने की जरूरत है, और आपका एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। सपना देखो, इनकी तरह देखो सपना, और सपना देख के उसको पूरा करने की काबिलियत रखो। और काबिलियत कब आती है? काबिलियत आती है मेहनत के बाद, मेहनत के बाद और फेलियर के बाद। ठीक है। फेलियर भी आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इन द लास्ट, थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट वीक। ये जो करंट अफेयर्स है इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए इनको संभाल के रख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।